गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th में स्टार्ट करने वाले हैं सोशल। पहला चैप्टर हम सोशल का लेने वाले हैं आज। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ बुक्स के बारे में बता देता हूँ। तो बुक्स आपकी जो रहेगी 4 पार्ट में रहेगी, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और रहेगा पॉलिटिकल, ठीक है। ये 4 बुक रहेंगी आपकी, ये इस टाइप से बुक रहेंगी 4 बुकें, ठीक है। तो ये 4 बुकों में से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का चैप्टर लेने वाले हैं और हिस्ट्री में टोटल है आपके 2 पार्ट, दो पार्ट में 3 चैप्टर दे रखे हैं। हम पहला पार्ट ले रहे हैं आज, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ये आपके हिस्ट्री का मैंने लिया है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। आपको मार्केट से कितनी कॉपियां लेके आनी है? बुक 4 बुक लेनी है और 4 कॉपियां भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा इसका पहला पार्ट, तो इसमें 3 चैप्टर है, ठीक है। पहले हिस्ट्री के फर्स्ट खंड में कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर है। तो 3 जैसे ही खत्म होंगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसके दे दूंगा और आज बुक भी फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा अगर जिनके पास बुक नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज क्या? घटना और प्रक्रिया, ठीक है। पहला है इसका पार्ट, ठीक है। दूसरा आएगा इसका जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, तो उसमें 2 चैप्टर है, ठीक है। अभी हम केवल पढ़ रहे हैं घटना और प्रक्रिया। तो घटना और प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इवेंट्स एंड प्रोसेस। तो इवेंट और प्रोसेस में कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर है। पहले आज हम चैप्टर की बात कर रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, तो हम उसके बारे में आज जानकारी लेंगे, ठीक है। देखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था 14 जुलाई 1789 को सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। अफवाह थी कि वह सेना के नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जन सेना का गठन करके निर्णय किया कि हथियार की खोज में वो बहुत से सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश कर गए, ठीक है। सैकड़ों लोगों का समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बैस्टिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई के बस्तिल कमांडर मारा गया, कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया, ठीक है। इस घटना में कई दिनों बाद पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए, ठीक है। 14 जुलाई को हुई थी भैया कौन सी क्रांति? 1789 को हुआ था, सुबह पेरिस नगर के आतंक का माहौल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्धार्थ में फ्रांसीसी समाज। तो उत्तरार्धार्थ में क्या था, इसमें हम पढ़ते हैं सन 1774 में बुर्बो राजवंश लुई फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है। 18वीं सदी का हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रांसीसी समाज, ठीक है। कौन सी सदी का? 18वीं सदी का, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें क्या मिला, तो हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। पहला था जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या इसमें पूरा जो टॉपिक है फ्रांस के ऊपर है ना, हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या था? फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। फ्रांस की जनसंख्या 1775 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों की मजदूरी करते हुए और मजदूर मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी, है ना। क्या हुआ? जब जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ? अनाज की कीमतें भी बढ़ी, ठीक है। पर जो उनकी कमाई थी वो क्या थी? बहुत ही कम थी, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, जीने का संघर्ष, ठीक है। तो लोग ऐसे जीवन यापन करते थे।
अमीर और गरीब को खाई चौड़ी होती गई, स्थितियां तब बदलती होती गई, सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार भी गिर जाती थी, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। ठीक है, ओले ओले भी पड़ जाते थे भैया, तो क्या होती थी, फसल नष्ट हो जाती थी। जब फसल ही नष्ट हो जाती थी तो क्या हुआ, लोगों को प्रॉब्लम आने लगी, उनकी लाइफ और स्ट्रगलिंग बनती जा रही थी। ठीक है, तो हम इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें कि फ्रांस में कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल करा, वहां के लोगों ने कैसे स्ट्रगल करा, कैसे सरवाइव करा अपने जीवन को। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं। अब दूसरा हम बात करेंगे आउटर ब्रेक, क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोचते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र में फ्रांसीसी सम्राट, ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो फ्रांस का लुई था उसने क्या करे थे, कर बढ़ा दिए थे, लोगों पे जो था कर वगैरह उसका क्या करा था, बढ़ा दिया था। ठीक है, इससे क्या हुआ तो अब आगे हम जानते हैं। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगाता था। ठीक है, करों के अपने प्रस्ताव को मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते थे, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि किस संस्था में बैठकर कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक जो थी 1614 में बुलाई गई। ठीक है, और ऐसे क्या हुआ, क्रांति की शुरुआत हुई, मतलब क्रांति को क्या हुआ, बढ़ाया गया और ऐसे क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, ऐसे हुआ, क्रांति बढ़ती गई, फिर क्या हुआ, तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसी एस्टेट के प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्षे के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उसके नेतृत्व में मिराबियो और आवेसिये आए थे। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो समानता विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत में सहमत था। ठीक है, तो ऐसे फ्रांस क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांस में संवैधानिक स्वतंत्र राजतंत्र बन गया। कब बना? तो फ्रांस में नेशनल असेंबली जो थी सन 1791 में संविधान के प्रारूप पूरा कर लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय इन शक्तियों का विभिन्न संस्थाओं, विधायिकों, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ भैया, इसकी क्रांति बढ़ती गई। फिर आपको टूटी हुई जंजीर और कुछ बर्छीदार भाले, इन सब की पिक्चर्स भी हैं, तो मैं इसको सेंड करूँगा। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, कैसे गणतंत्र बना वहाँ का, जैसे अपना संविधान बना तो वहाँ पे भी संविधान और गणतंत्र बना होगा, तो उसके बारे में कैसे गणतंत्र बना, हम उसके बारे में बात करें। आतंक राज, तो वहाँ का क्या क्या आतंक राज का किस सन में हुआ, तो 1793 से 1904 के बीच आतंक राज डिस्क्राइब हुआ था। ठीक है, तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? क्या महिलाएं भी क्रांति में शामिल थी? ठीक है, और क्या रिजल्ट निकला महिलाओं का इन क्रांति में? ठीक है, फिर था इसमें दास प्रथा का उन्मूलन। मतलब आपको पता ही है दास प्रथा क्या होती है, मतलब अपना नौकर बनाना, एक तरह से हम समझ लें। ठीक है, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ठीक है, क्रांति और रोजाना की जिंदगी में क्या शामिल था, कैसे लोगों पे दुष्ट व्यवहार करते थे। सारांश, तो सारांश क्या निकला था, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 1804 में नेपोलियन
बोनापार्ट के खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। जो नेपोलियन था क्या मानता था? वो खुद को अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोग नेपोलियन के मुक्तिदाता लगते थे। उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। 1815 में वाटलूर में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्से मुक्ति और आधुनिक कानूनों का फैसला वाले क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनावादी अधिकारी के विचार फ्रांसीसी क्रांति सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी के फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोपों में फैला और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों में संप्रभुत्व राष्ट्र की स्थापना, आपने आंदोलनों में दास्ता के मुक्ति का, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। ठीक है, राजा मोहन राय और कौन थे? टीपू सुल्तान। ये हमारे इतिहास में भी हमको पढ़ने को मिलता था। तो ये हमने पढ़ी आज क्या? फ्रांस की घटनाएं, वहां पे क्या क्या शामिल था घटनाओं में। तो आप ये लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे मेरे, ठीक है। मैं इसकी फोटो क्लिक करके डाल दूंगा। उसके बाद से हम अब नेक्स्ट लेंगे, जो नेक्स्ट लेने वाले हैं यूरोप की घटनाएं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? फ्रांस की घटनाएं, कैसे क्या हुआ, कैसे लोगों का बहिष्कार होता था, वहां पे लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे और कैसे अपनी जीविका को चलाते थे, दास प्रथा क्या थी, ठीक है। बाद में नेपोलियन की हार कैसे हुई, ठीक है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय कौन थे, इन सब चीजों के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। अगले लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में और इसके क्वेश्चन आंसर। जैसे कि ये पार्ट खत्म होगा तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। मैंने बताया पहले में कितने हैं? 3 है। यूरोप पढ़ने को मिलेगा। यूरोप के बाद हम पढ़ने को मिलेंगे नाथीवाद और हिटलर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक हिस्ट्री का पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक। तो हम फ्रांस की घटनाएं और मैं डिटेल में जिसको पढ़ना होगा, अगर बुक नहीं है जिसके बाद मैं फोटो क्लिक करके दे दूंगा तो इजीली पढ़ सकता है। थैंक यू।